नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम DECE 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनका 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। ये 5-6 टॉपिक हैं, उनके ऊपर हमें टिप्पणी लिखनी है। पहला है जीवत्वारोपण। अब जीवत्वारोपण क्या है, सबसे पहले हमें ये लिखना है। शाला पूर्व बच्चों का मन बहुत ही कोमल व चंचल होता है। उनके अनुसार संसार में प्रत्येक वस्तुओं में प्राण होते हैं। वे बच्चों की तरह, यानी कि वे सोचते हैं कि हमारी तरह सोच सकती हैं, उनमें भी भावनाएं होती हैं। अतः बच्चों को लगता है कि वस्तुओं को भी गिरने से चोट लगती है। जो सूरज होता है वो थक जाता है, इसीलिए वो शाम को डूब जाता है। चांद को ठंड लगती है, इसीलिए वह बादलों में छिप जाता है। इस प्रकार उनको सभी चीज़ें सजीव लगती हैं। वे सोचते हैं कि बेचारा पुल कितना थक जाता होगा ना, क्योंकि पूरे दिन उसके ऊपर भारी भारी गाड़ियाँ जो चलती रहती है ना, तो रात को बेचारा थक जाता होगा। बच्चे हैं, उन्हें ये लगता है कि गुड़िया जो है उनको भूख लगी होगी। गेंद है, गेंद इसलिए लुढ़कती है क्योंकि उसे लुढ़कना पसंद है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि एक शिक्षिका देखती है कि बच्ची कुर्सी पर बड़े आराम से धीरे धीरे बैठती है और बड़ी ही शिष्टता दिखाती है जब वो बैठती है ना। जब शिक्षिका ने कुछ दिन उसके इस व्यवहार को नोटिस किया और फिर उससे उसके लिए पूछा कि आप ऐसे क्यों करती हो बेटा। तो उन्होंने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया, अगर मैं इस कुर्सी पर जोर से बैठूंगी ना तो कुर्सी को चोट लग जाएगी। अब ये क्या है, ये जीवत्वारोपण की भावना ही है उस बच्ची में। अतः हम मान सकते हैं कि शाला पूर्व बच्चे मानते हैं कि जो प्रत्येक वस्तु है वो जीवंत होती है, और बच्चों की इसी विचार शक्ति की योग्यता को पियाजे ने जीवत्वारोपण का नाम दिया है। वयस्कों के अनुसार बच्चे के तर्क सही नहीं होते, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनमें विचार शक्ति है तो सही, पर वो ना थोड़ी बड़ों के बजाय कम है। जैसे बड़े हैं उनमें ज़्यादा हो जाती है, छोटे हैं तो उनमें थोड़ा कम होती है। अतः उनके सोचने का जो ढंग है ना वो थोड़ा अलग होता है। इस प्रकार प्रत्येक शाला पूर्व बच्चे में जीवत्वारोपण की विशेषता पाई जाती है। अभी दूसरा टॉपिक है लगाव का महत्व। लगाव दो लोगों के बीच भावात्मक संबंध को कहते हैं। यहाँ यह बच्चे व पालनकर्ता के बीच संबंधित होता है। दैनिक अंतःक्रियाओं में माँ और शिशु के बीच जो एक स्नेहमयी संबंध बनता है वही लगाव कहलाता है। तो ये लगाव की परिभाषा हो जाएगी। दैनिक अंतःक्रियाओं में माँ और शिशु के बीच जो एक स्नेहमयी संबंध बनता है वही लगाव कहलाता है। जैसे कि जब माँ शिशु को गोदी उठाती है, उसकी ओर एकटक देखती रहती है, बात करती है, मुस्कुराती है, तो शिशु के साथ उसका ना संचार शुरू हो जाता है। वह जन्म के कुछ समय बाद ही बनने लग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जन्म के तुरंत बाद हमें ये कहा जाता है कि जो जन्म के तुरंत बाद जो बच्चा होता है ना, उसे माँ के पास ही रहने देना चाहिए। इससे परिपोषण गतिविधि जैसे खिलाना, पिलाना, नहलाना, सुलाना आदि से लगाव सुदृढ़ होने लगता है। शिशु की देखभाल अधिकतर माँ ही करती है, अतः शिशु का लगाव पहले उनके साथ ही होता है। अगर माँ बच्चे को दूध पिलाते समय तनावग्रस्त रहती है, मतलब माँ को कोई टेंशन है, तो क्या वो बच्चे में भी वही चीज़ें आ जाती है। बच्चा भी चिड़चिड़ा रहता है माँ को देख के, और माँ के रूखे व्यवहार से बच्चे को ये लगता है कि शायद हो सकता है जब मैं माँ के पास आता हूँ ना तो मेरी वजह से ही माँ को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी उसी तरह से रिएक्ट करने लग जाता है। अतः माँ को हमेशा खुश रहना चाहिए। बाल संस्थाओं में रहने वाले बच्चों को जो है उनकी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाती है, परंतु जो भावात्मक अंतःक्रिया है उसके अभाव में वे किसी से लगाव स्थापित नहीं कर पाते। दूसरे अगर जो बच्चे हैं वो अच्छे भावात्मक संबंध बनाएंगे तो वो खुश रहते हैं, रोते कम हैं, अन्वेषण करते हैं, हमेशा डर कर माँ से चिपके नहीं रहते। अब लगाव में ये वो माँ के साथ लगाव होता है, पिता के साथ भी लगाव है। माँ के बाद शिशु के जीवन में पिता की भूमिका प्रमुख होती है। शिशु की देखभाल करने में ये माँ के बराबर ही होते हैं और उनके जैसा ही स्नेहमयी व संवेदनात्मक अनुक्रिया दिखाने वाले होते हैं। जन्म से ही अगर पिता शिशु के साथ देखभाल करते हैं ना शिशु की, तो या वक्त बिताते हैं, तो जो शिशु है वो माँ के समान ही पिता के साथ भी लगाव स्थापित करता है। ज़्यादा संबंध बनाना, अब इसका मतलब है कि और लोगों से लगाव स्थापित करना। माता पिता के बाद जो घर में दादा दादी, भाई बहन, जो चाचे चाची, अगर जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, वो सब लोग हैं ना, तो अगर परिवार में सब अच्छे से रहेंगे तो हो सकता है बच्चा माता पिता के बाद उन सब परिवारजनों से भी लगाव स्थापित करता है। तो ये लगाव हो गया।
नेक्स्ट है हमारा कूजन। कूजन किसे कहते हैं? स्वरों की ध्वनियों को कूजन कहते हैं। अब ये स्वर की ध्वनियाँ तो हैं, लेकिन ये ध्वनियाँ कौन करता है? ये ध्वनियाँ छोटा शिशु निकालता है। विशेषतः ऊ, जैसे बच्चा लेटा हुआ करता रहता है ना, वो वाली। यह प्रक्रिया 1 माह से लेकर चौथे या 5वें माह तक चलती रहती है। शिशु जब संतुष्ट होते हैं, भूखे नहीं होते, यानी कि जब उन्हें ना कोई असुविधा नहीं हो, कोई दिक्कत ना हो, खुशी से लेटे रहते, तब वे कूजन करते हैं। बच्चे के साथ साथ अन्य लोग भी कूजन की ध्वनियों को दोहराकर उससे बातचीत करते हैं। इससे शिशु को ना और अधिक उत्साहित होता है, और अधिक खुश होकर कूजन करने लगते हैं। वार्तालाप धीरे धीरे बढ़ता है और इसके फलस्वरूप उनमें भावात्मक संबंधों का विकास होता है और भाषाई विकास का भी प्रारंभ हो जाता है। इससे क्या है, फिर जैसे बच्चे के साथ कोई और इस अंतःक्रिया में जुड़ेगा तो क्या बच्चे को भावात्मक संबंध बना पाता है बच्चा उसके साथ, और बच्चे को भाषा के लिए ना प्रेरण भी प्राप्त होता है। इससे तो भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। तो ये छोटी सी है डेफिनेशन कूजन की। क्रमबद्धता। क्रमबद्धता क्या है? क्रमबद्धता से आशय है वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करके रखना या बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में रखना। जैसे बच्चों को क्रमबद्धता का कौशल सिखाने के लिए 5 लकड़ियों के टुकड़ों को छोटे से बड़ी के क्रम में रखने के लिए कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? क्रमबद्धता। चीज़ों को श्रेणीबद्ध करते समय बच्चों को इस बात को समझाना या बताना ज़रूरी होता है कि इसके बाद क्या है। जैसे हम बच्चों को अगर बताएंगे कि ये चीज़ आपको छोटी से बड़ी रखनी है, तो हमें क्या बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम चीज़ें लेंगे, जैसे लकड़ियाँ ली तो बच्चे को एक लकड़ी रख के दिखाएंगे कि छोटी ये, फिर दूसरी रख के देंगे, ये देखो थोड़ी इससे बड़ी। तो हमें पहले करके दिखाना है कि इसके बाद क्या आएगा, है ना। तो बच्चा तभी चीज़ों को क्रमबद्ध कर सकता है जब वह आकार को क्रमानुसार चीज़ों के रखना सीख जाता है। कि आकार के क्रमानुसार बच्चा तभी सीखेगा जब बच्चे को पहले से आता है। ठीक है। अब जो पियाजे थे, उन्होंने क्या शाला पूर्व बच्चों को लेकर प्रयोग किया था। तो उन्होंने अलग अलग साइज़ की 10 लकड़ियाँ ली, और छोटे बच्चे जो क्या शालापुर जो बच्चे हैं ना, उनसे कहा कि छोटे से बड़े क्रम में लगाइए। तो जो शाला पूर्व बच्चे हैं उनमें से अधिकतर नहीं कर पाए। उन्होंने 2, 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 लकड़ियों को तो रख लिया, लेकिन उसके बाद वो कंफ्यूज हो गए और सही से नहीं लगा पाए। तो लेकिन एक दो जो थोड़े बड़े बच्चे थे ना, उन्होंने ये कर लिया। तो पियाजे ने के अनुसार तो क्रमबद्धता बहुत कम होती है, लेकिन जो अभी पियाजे के बाद जो शोध हुए क्रमबद्धता को लेकर, उसमें क्या किया कि थोड़ा सा ना छोटे मोटे सुधार किए गए। यानी कि क्या किया, जैसे 10 के स्थान पर 4 या 5 लकड़ियाँ दी गई, और फिर बच्चों से कहा, तो बच्चों ने उसको रख दिया आराम से, क्योंकि 4-5 तो बच्चे वैसे भी पियाजे ने किया था तब भी रख पा रहे थे ना, तो बच्चों ने रख दिया। तो अब ये निष्कर्ष निकाला गया है कि बच्चों में क्रम से चीज़ों को लगा तो सकते हैं, उनमें क्रमबद्धता होती तो है, बशर्ते वे संख्या में चीज़ें कम हो। जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो वो थोड़ी चीज़ों को तो लगा सकते हैं, लेकिन अधिक चीज़ों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं वो। इस कारण हम यह कह सकते हैं कि शाला पूर्व बच्चों में भी क्रमबद्धता विद्यमान रहती है, जो संख्या की संकल्पना सीखने में सहायक होती है। आगे जाके जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे ना सीखने में सहायता करेगी। ये क्रमबद्धता हो गया यहाँ पे। विकास के मानदंड। विकास के मानदंड से आशय किसी भी शिशु या बच्चे में औसत आयु वर्ग में कुछ खास विशेषताओं को प्राप्त करने के संकेतक जो होते हैं, वो संकेतक होते हैं विकास के मानदंड। ये मानदंड किसी बालिका का विकास सामान्य गति से हो रहा है या नहीं, इसका निर्धारण करने में सहायक होते हैं। जैसे कि बच्चे के चलना प्रारंभ करने की औसत उम्र 1 वर्ष है, परंतु व्यक्तिक जो भिन्नताएं हैं उनके कारण जहाँ एक बच्चा 9 माह में चलता है, तो दूसरा क्या 11 महीने में चलना शुरू करेगा, क्योंकि सबका अलग अलग से विकास हो रहा है ना। तो किसी का विकास किसी टाइम होता है, किसी का थोड़ा कुछ समय बाद होता है। तो एक बच्चा है, उसने 9 महीने में चलना शुरू कर दिया। अब जरूरी नहीं है दूसरा भी 9 महीने में चले, दूसरे ने 11 महीने लगा दिए, लेकिन मतलब वो चल रहे हैं। तो अब ये माना जाता है कि औसत उम्र ना 1 साल तक मतलब चल पाएंगे। लेकिन अगर इस टाइम 1 साल हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 महीने हो जाए, अगर उस टाइम तक भी अगर बच्चा नहीं चल पाए ना, तो फिर हम सोच सकते हैं कि विकास के मानदंड पे खरा नहीं उतरता है इसका ये विकास। ठीक है, शारीरिक विकास जो होता है चलने का। तो फिर हमें ना उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय सुझाए जाते हैं, जिससे कि हम बच्चे के विकास को
विकास की प्रक्रिया को बढ़ा सकें। अब ये इसमें आ गया कि परंतु विकास के मानदंड की दृष्टि से यदि बच्चा 15 माह तक चलना ना प्रारंभ करे तो यह विकास में देरी दर्शाता है, जिसका कि तुरंत समाधान आवश्यक है और माता पिता को तुरंत इसके लिए ध्यान देना चाहिए। तो ये विकास के मानदंड, बेसिकली विकास का मानदंड है कि किसी बालिका के विकास की गति सामान्य गति से हो रही, विकास है जो सामान्य गति से हो रहा है या नहीं, इसका निर्धारण करने में सहायक होते हैं, वो होते हैं विकास के मानदंड। नेक्स्ट है कहानियों का महत्व है। बच्चे के लिए कहानी का क्या महत्व है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको और सभी बच्चों को, हम बड़ों को भी पसंद होती है कहानियाँ, तो जो बच्चे होते हैं उन्हें कहानी बहुत पसंद होती है। इसमें ये कहानियाँ सुनने से ना उनमें उत्सुकता, साहस, आत्मविश्वास, ये सब चीज़ों का ना जन्म होता है। और कहानी सुन के ना बहुत कभी मतलब डर जाते हैं, कभी कहते हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। मतलब बच्चे बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं कहानी से। कहानियों द्वारा बच्चे फैंटेसी कर सकते हैं और उनसे निपट भी सकते हैं। फैंटेसी मतलब बच्चे ये सोचेंगे कि शेर आया है और मैं शेर के साथ लड़ रहा हूँ, मतलब अपने आप से वो कहानियाँ बना लेते हैं। बच्चों को परियों की कहानियाँ पसंद होती हैं। ये परिकथाएं बच्चों की समस्याओं को मूर्त रूप देती हैं, उन्हें सुलझाने में स्थायी अस्थायी तरीके भी सुझाती हैं। ये कहानियाँ जो होती है, परिकथाएं प्रतीकात्मक रूप से समस्याओं को सुलझाना सिखाती हैं बच्चों को। कहानियों में जैसे नायक होता है, वो आत्मनिर्भर होने के लिए ना घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे हिंसक जानवर मिलेगा, किसी कहानी में किसी में बुरी शक्ति मिलेंगी, किसी में राक्षस मिलेगा, वो उसे परेशान करता है। लेकिन जो नायक होता है, अगर वो साहसी रहेगा तो उससे निपट के अंत में जीत जाता है, अगर साहसी नहीं होगा तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा। बच्चे परिकथाओं से को अपने आप से जोड़ कर देखते हैं। कहानियों द्वारा बच्चे नैतिक मूल्य भी सीखते हैं। कहानियों के द्वारा ही बच्चों को अपने सामाजिक मूल्यों को भी सीखने को मिलता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं कहानियों के द्वारा कि मैं ऐसे करूँगा, तो ये ना कहानियों के द्वारा ज़्यादा कर सकते हैं बच्चे। अब एक ये छोटा सा टॉपिक है, एक्चुअली ये पूरा आंसर मैंने नहीं लिखा, ये एक ऐसे छोटी छोटी टिप्पणी सी है कि जैसे अगर हमारे आ जाए एग्ज़ाम में कि सूक्ष्म क्रियात्मक खेल क्रियाएँ, तो उसके लिए ये है कि हम सूक्ष्म क्रियात्मक, हम ना कंफ्यूज होते हैं। सूक्ष्म क्रियात्मक जो विकास है उसके लिए कौन कौन सी खेल क्रियाएं हैं, तो हम ये खेल क्रियाएं उसमें लिख सकते हैं। जैसे कंकड़, मोती, बीज के द्वारा कोई भी क्रिया कर लेंगे हम, है ना, वो आप हम सब ना सोच सकते हैं खुद से ही, कंकड़ों से क्या करवाएं, मोतियों से क्या करवाएं, बीजों से क्या करवाएं। दूसरा धागा पिरोने की क्रिया, ये भी सूक्ष्म क्रियात्मक विकास है। तीसरे कलात्मक क्रिया यानी कि जो ड्राइंग करवाते हैं ना, ड्राइंग और कलरिंग करवाते हैं, वो कलात्मक। निर्माण संबंधी, जैसे कि ब्लॉक वगैरह दे दे बच्चों को कि ये बनाओ, कुछ भी बनाओ अपनी मर्जी से। रेत व पानी के साथ खेलना, ये भी सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तो अगर ये पूछे तो इनमें से कोई भी क्रियाएं लेके और हम बता सकते हैं कि हम ये खेल करवाएंगे बच्चे के लिए सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के लिए। अब नेक्स्ट स्थूल क्रियात्मक विकास के लिए जो खेल क्रियाएं वो कौन कौन सी हैं। जैसे दौड़ना, कूदना हम आयोजित कर सकते हैं। लुक्का छिपी का खेल इसी में अंतर्गत आता है। गति नियंत्रित करना, मतलब जैसे चल रहे हैं, चलते चलते रुकना, दोनों हाथ साइड में करके कहेंगे हम बच्चों से एरोप्लेन की तरह उड़ो, है ना, इस तरह से गति नियंत्रित करें। बीच में बिल्कुल रुक जाओ, रुक जाएंगे दौड़ते दौड़ते, इस तरह से। चौथा है चढ़ना, फिसलना, झूलना। जैसे कोई भी बच्चे के लिए ना, कोई जैसे पार्क में लगे रहते हैं ना, स्लाइडिंग वगैरह लगे रहते हैं, झूले, इन सब पे ये सब भी स्थूल क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। पांचवा है पकड़ना, फेंकना है, पैर मारना, मतलब ये चीज़ें भी, पकड़ा पकड़ी जो होती है ना, ये सारी चीज़ें, गेंद फेंक के मारना, ये सब भी स्थूल क्रियात्मक विकास है। स्थूल क्रियात्मक विकास का मतलब ये होता है कि बच्चे का ना शारीरिक विकास होता है। और जो ऊपर वाला सूक्ष्म क्रियात्मक विकास है, इसमें बच्चे का ना छोटी छोटी क्रियाएं, जैसे कि पकड़ना सीखना, दिमाग तेज होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, वो सारी होती है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अभी नेक्स्ट सीरीज़ में हम DECE 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। तब तक आप इससे तैयारी कीजिए DECE 1 की। और इसके साथ साथ ही ना मैं डेली DECE 1 के ना बुक के एक एक चैप्टर डाल रही हूँ। तो वो अगर आप ना ध्यान से सुनेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए वैसे प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि जितना हम ना लिखने बोलने इससे याद नहीं होता, जितना हम किसी चीज़ को सुनते हैं ना, तो हमें
ज़्यादा याद हो जाता है। तो आप लोग सर्च कीजिएगा प्लीज़, और DEC E1 की ना चैप्टर्स भी ज़रूर देखिएगा।